नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 1963 में भारत में बाकायदा CIA के दफ्तर खुल चुके थे। CIA यानी अमेरिका की जासूसी संस्था, जैसे भारत की रॉ है या पाकिस्तान की ISI है या रूस की USSR की KGB हुआ करती थी। 1963 में उसने अपने भारत में 2 दफ्तर खोले हुए थे और भारत में दफ्तरों के जरिए जो तिब्बत के प्रोटेस्ट हैं और दूसरी चीज़ें हैं उनको यहाँ से वो मैनेज करते थे। ये खुलासा कैसे हुआ? ये अभी हाल में खुलासा हुआ। अमेरिका के एक राष्ट्रपति होते थे जॉन एफ कैनेडी, हमने बहुत नाम सुना है कैनेडी का। कैनेडी की हत्या कर दी गई थी और कैनेडी की हत्या की जांच में जो तथ्य सामने आए थे वो तथ्य अमेरिका ने गुप्त रखे हुए थे, यानी उन तथ्यों को वो सार्वजनिक नहीं करता था, यानी उसमें कुछ सीक्रेट था। इसकी वजह से अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग ये मानते थे कि कैनेडी की हत्या में भी उनकी अपनी ही जासूसी संस्था CIA का हाथ था। CIA ने कैनेडी को मरवाया था। ये खबर उस वक़्त जो है ये धारणा थी। अब जाके वो जो दस्तावेज हैं वो क्लासीफाई हुए हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर डिक्लासीफाई हुए, उसमें भी ज़्यादातर दस्तावेजों को अभी भी गुप्त रखा गया है, यानी आंशिक रूप से वो सार्वजनिक हुए हैं। तो जो दस्तावेज सार्वजनिक हुए हैं वो दस्तावेज बताते हैं कि हमारे देश में हमारी सरकार के खिलाफ, तिब्बत के खिलाफ CIA ऑपरेट कर रहा था। 63 में दफ्तर खोल के बैठा हुआ था। ये अमेरिका की भारत के प्रति मोहब्बत का इतिहास है, उस अमेरिका की जिसके चरणों में हम आजकल समर्पित हैं। कुछ दस्तावेज और भी मिले हैं। 2018 में डिक्लासीफाई हुए थे दस्तावेज। उस पे जाने से पहले बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं, ऐसे भी चीज़ें रही हैं जिनको लेकर भारत के अंदर CIA की गतिविधियों के आरोप लगते रहे। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंटेड है। इसमें मेरे कुछ विचार नहीं है। किसी को मिर्ची लगे 2 गिलास पानी पिए, बैठे, गूगल करे, सर्च करे। आजकल तो ग्रॉक वगैरह आ गए हैं, वो जल्दी से उनको सर्च करके दे देंगे। उनको बोलिए कि इंटरनेट पे ये सर्च कर दो, वो निकाल के आपको 2-4 चीज़ दे देंगे। खैर, इसके साथ एक और चीज़ हुई थी कि भारत के एक प्रधानमंत्री होते थे जिनको कांग्रेस पार्टी को हटाकर, इंदिरा गांधी को हराकर इमरजेंसी के बाद प्रधानमंत्री बनाया गया था। और ये भी एक मान्यता है, ये भी एक धारणा है और इसके भी पक्ष में तथ्य हैं कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने के लिए उस समय इसलिए मजबूर होना पड़ा था क्योंकि CIA की गतिविधियां भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थीं। और इमरजेंसी का जब ऐलान हुआ है उससे एक दिन पहले रामलीला मैदान में एक सभा में जयप्रकाश नारायण ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि भारत की पुलिस और जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं और मिलिट्री है वो सरकार का आदेश मानना बंद कर दे। कोई इसको कह सकता है कांग्रेस का प्रोपेगेंडा, लेकिन उसी दिन का इंडियन एक्सप्रेस अखबार, मैं आपको एक और जगह पे दिखा चुका हूँ, ये कहता था कि वहाँ पर JP ने ये भाषण दिया। इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग मेरे पास सारे अखबारों में छपा था, जो अपने आप में ऐसे समय में जब पूरे देश में आंदोलन कर रहा हो भारत को अस्थिर करता था। और ये जो एक कारण बना इमरजेंसी लगने का, या कह सकते हो कि ये सरकार को एक बहाना मिला इमरजेंसी लगाने का, और उस इमरजेंसी का लाभ उठाकर एक सरकार इंदिरा गांधी की गिराई गई। उस सरकार को गिराने के बाद जो लोग सत्ता में आए उन सब लोगों की भूमिका अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर चर्चा में आ चुकी है। आज हम बात करें CIA की भूमिका की तो इतना ज़्यादा जो गुलदस्ता था जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस पे थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, बाबू जगजीवन राम भी थे। एक नगीना चुन के वहाँ से आया जिसका नाम था मोरारजी भाई देसाई, और वो मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बन गए। आरोप ये था कि मोरारजी भाई देसाई भी अमेरिका के अपॉइंटी थे और CIA के एजेंट थे और वहाँ से बाकायदा पैसे लिया करते थे, पैसे CIA को इन्फॉर्मेशन देने के। आरोप कैसे लगा? आरोप ऐसे लगा, द प्राइस ऑफ पावर, किसिंगर इन द निक्सन व्हाइट हाउस 1983, एक किताब लिखी गई और इस किताब को लिखने वाले थे एक अच्छे खासे वहाँ के पत्रकार,
और उसमें यह दावा किया गया कि मोरारजी देसाई अमेरिका को भारत की खुफिया जानकारी देते थे, जिसमें 1971 के पाक युद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल थीं। यानी ये आदमी अमेरिका का जासूस था। 77 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री बने तो CIA के नेटवर्क को इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, एक शैमूर हर्ष करके पत्रकार थे जिन्होंने ये किताब लिखी, और शैमूर हर्ष की किताब जो है उसमें ये जिक्र किया गया। इसके बाद तमाम सारी बातें हुई और शैमूर हर्ष के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा अमेरिकी अदालत में कर दिया गया, और वो किया श्री मोरारजी देसाई ने। उन्होंने कहा कि इस आदमी ने मुझे बदनाम करने के लिए, बुरी नीयत से बदनाम करने के लिए, मेरी मानहानि करने के लिए ये किताब में ये बातें लिखी हैं। अब उस पत्रकार के ऊपर जब आपने आरोप लगाया और मुकदमा किया तो बाकायदा न्यूयॉर्क की कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद मोरारजी देसाई ये साबित नहीं कर पाए कि शैमूर हर्ष के आरोप झूठे हैं, बल्कि शैमूर हर्ष ने काफ़ी हद तक इस बात को साबित कर दिया कि मोरारजी देसाई पे उसने बुरी नीयत से आरोप नहीं लगाए थे, उसने कुछ तथ्यों को बयान किया था। यानी अदालत के अंदर मोरारजी देसाई के ऊपर ये जो आरोप लगे थे, ये आरोप झूठे नहीं पाए गए। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां देखते हैं अगर आप, तो अभी हाल में कुछ दस्तावेज क्लासिफाई हुए थे 2018 में। सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा हुआ, सारे अखबारों ने छापा है, कोई अनोखी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। उन दस्तावेजों में कुछ जानकारियां थीं। उन जानकारियों में CIA ने ये पता लगाया इंदिरा गांधी के मरने से पहले कि अगर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, देखिए उसमें ये नहीं होता कि पता लगाया, उसमें ये होता है कि यहाँ से केबल के ज़रिए CIA को कुछ सूचनाएं भेजी गईं। उसमें एक असेसमेंट ये भेजा गया कि अगर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है तो क्या होगा, किस तरह के हालात बनेंगे। और ऐसा ही असेसमेंट राजीव गांधी के बारे में भी किया गया, और उस असेसमेंट में ये भी भेजा गया कि अगर राजीव गांधी मरते हैं तो कौन कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। ये पूरा असेसमेंट भेजा गया कि अगर राजीव गांधी की हत्या होती है, ये रिकॉर्ड पे है। और उस असेसमेंट के भेजने के बाद, हालांकि उस असेसमेंट में जो नाम आए थे, डिटेल में जाऊंगा तो फिर फैल जाएगा, उस असेसमेंट में जो नाम आए थे वो लोग प्रधानमंत्री बाद में नहीं बने हैं, लेकिन उनका अनुमान था, और उसके बाद में हत्या होती है। तो इस तरह के असेसमेंट CIA ने किए। ये सूचनाएं कहाँ से आई? अमेरिका के दस्तावेज से, वो अमेरिका के दस्तावेज जो उसने सार्वजनिक किए, और उस पर पूरी मीडिया रिपोर्ट पूरे देश में छपी हुई हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको कुछ इशारा दिलाती हैं। एक और केस समझिए। 84 में मैंने वो इंटरव्यू की क्लिप भी लगाई हुई है, अपने 2 वीडियोज़ में लगाई है अलग अलग समय पे। इंदिरा गांधी की हत्या में CIA का हाथ, ये नाम से भी मेरी एक वीडियो है। तो इंदिरा गांधी को 84 में, इंदिरा गांधी जब मरी उससे पहले उन्होंने बाकायदा कनाडा का एक नेटवर्क था, उसको इंटरव्यू दिया। उसमें रिपोर्टर ने कहा कि भाई आपके ऊपर जो है वो भारत की तरक्की से कुछ मुल्क जलते हैं और वो नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे, इसलिए वो खालिस्तान का आतंकवाद फैला रहे हैं। इंदिरा गांधी का जो उत्तर था वो ये था, ऐसा नहीं है, कुछ बड़ी ताकतें, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें चाहती हैं कि हम उस रास्ते पर चलें जिस पे वो चाहती हैं, और जब हम उनके हाथ की कठपुतली नहीं बनते हैं, शब्द ये नहीं है कठपुतली वाले, लेकिन जब वो हम उनके इशारे पर नहीं चलते हैं तो वो हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं। लेकिन शायद उस समय तक भी इंदिरा गांधी ये असेस नहीं कर पाई थी कि उसी साल के अक्टूबर में उनकी हत्या हो जाएगी। ये इंटरव्यू की तो क्लिप भी मौजूद है। अब आप ज़रा उसे जोड़ के देखिए। अभी एक रिपोर्ट आई है अमेरिका की एक कमेटी है, धार्मिक स्वतंत्रता पे एक आयोग है, उसकी रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका में जो पन्नू की हत्या होने के बाद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, उस पर सैंक्शन लगा देना चाहिए। याद कीजिए, जब ट्रंप का शपथ ग्रहण हो रहा था तो मोदी जी को नहीं बुलाया गया था, खालिस्तान के समर्थक पन्नू को बुलाया गया था। यानी भारत में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है खालिस्तान का, जो इंदिरा गांधी कह रही थी, उसकी पुष्टि अब भी हो रही है।
तो अमेरिका किस तरह से भारत में खिलता रहा है, इसके कुछ और उदाहरण आपके सामने आ गए हैं। और अगर आप इसमें थोड़ा सा जाएं तो 91 में, जो उसको मैं बार बार जिक्र करता रहता हूं, जो भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीतियां आई, उसमें भी काफ़ी हद तक IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए भारत को अमेरिकी नीतियों को मानने के लिए मजबूर किया गया। भारत में कुछ संगठनों को अमेरिका समर्थन देता रहा और उसने भारत के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप किया, और यहाँ तक कि भारत में वो टेक्नोलॉजी और डेटा के ज़रिए निगरानी करता रहा और उसने काफ़ी हद तक भारत की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश की। एक आरोप अभी हाल में मोदी जी के बारे में भी आया था। जैसे मोरारजी देसाई पे आरोप लगा कि वो अमेरिका से पैसा लेते थे, वैसे मोदी जी के ऊपर आरोप लगा कि वो जब कुछ नहीं थे तब भी अमेरिका उनको ट्रेनिंग दे रहा था, उनको अपने यहाँ के बड़े बड़े संस्थानों का दौरा करा रहा था और उनको तैयार कर रहा था अमेरिका की राजनीतिक जो समझ है, विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उसके प्रति ट्रेंड कर रहा था। एक संस्था अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स, उसके माध्यम से 93 में मोदी जी अमेरिका गए थे। 93 में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, और उन्हें अमेरिका की सोच, वहाँ की राजनीतिक प्रणाली वगैरह की प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी गई थी। और बार बार वो अमेरिका यात्रा करते रहे 2001 में, और गुजरात के मुख्यमंत्री होने के बाद, पहले भी मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उनकी बहुत फ्रीक्वेंट यात्रा हुई। इन यात्रा को लेकर भी ये सवाल उठता रहा कि वो क्या करने जाते थे। अगर वो मान लीजिए एक स्वयंसेवक थे और एक प्रचारक थे, फक्कड़ आदमी थे, तो इतनी अमेरिका यात्रा क्यों करते थे। तो उसको लेकर भी कई लोगों का असेसमेंट ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की सरकार मोदी को भारत में लीड करने के लिए तैयार कर रही थी। उनको लग रहा था कि इस आदमी को हम आगे पुश करेंगे। कुछ और नेता भी हमारे यहाँ से जा चुके हैं। अगर आप कैनेडी की फाइल जो है उनको देखें तो 63 में जब ये सीन था तो आज तक सीन कहाँ पहुँचा होगा, और शायद उसी सीन को कहीं ना कहीं समझकर आज मोदी जी अगर एक तोहफा भेज रहे हैं ईद पे लोगों को, मुसलमानों को, और कुछ समय पहले ही वो रमज़ान पे बधाई देते हैं, मोदी जी की जो पूरी छवि है उसके विपरीत है, तो ये भी एक संकेत है जो ये बताता है कि जब वहाँ से एक रिपोर्ट आती है जो बताती है कि जो ह्यूमन राइट हैं उसको लेकर और ख़ास तौर पे रिलीजियस फ्रीडम को लेकर दिक्कतें हैं, संसद की समिति है ये वहाँ के, ऐसा नहीं कि कोई अलग से संस्था हो, वहाँ की संसद की संस्था है, वो रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट को मिला के अगर आप इसको देखें तो आपको लगेगा कि मोदी शायद उस खतरे को भाप रहे हैं। पता नहीं ट्रंप क्या पहले की तरह रिएक्ट करें या अलग तरीके से रिएक्ट। अमेरिका दुनिया में किस तरह की साजिश रचता है और किस तरह के आरोप उसके ऊपर लगते रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इनको कहा जा सकता है। इससे अंदाज़ा लगा लिए कि वहाँ पर एक एरिया 51 है और नेवादा इलाके में है एरिया 51, और वो बहुत सीक्रेट जगह है दुनिया की। पूरा अमेरिका ये मानता है कि वहाँ पर UFO और एलियन टेक्निक जो है उस पर रिसर्च चल रहा है। 47 में रोजवेल घटना हुई है वहाँ पे, उसका मलबा भी वहाँ पर रखा गया है, और एक अमेरिका कहता है कि नहीं, ये हमारा एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे हम सीक्रेट मिलिट्री रिसर्च करते हैं। JFK की फाइलों के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो फाइलें 17 में रिलीज हो जानी चाहिए थी वो रिलीज हुई हैं, और उनके अंदर कैसे कैनेडी की हत्या हुई, उसमें किस तरह से एजेंसियों का हाल, इसकी बात थी, लेकिन अभी भी उन फाइलों को रिलीज नहीं किया गया है। 9/11 के बारे में कहा जाता है, वो जो ट्विन टावर थे, कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया जो गया है वो बहुत नियंत्रित तरीके से गिराया गया है, उसमें बम लगाए गए थे, वो बिल्डिंग सीधी गिरी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे। CIA न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रिए गवर्न होती है और वहाँ के जितने नेता वेता हैं उसका आदेश मानते हैं। एक ऐसा मामला था जो बाद में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं साबित हुआ, 50 से 60 के दशक में माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट एक आया था, और उस माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट में गुप्त रूप से लोगों के दिमाग को दवाओं का इस्तेमाल करके कंट्रोल किया गया, नशा फैलाया गया। अब मैं ये वाला जो भी बीच का था ना, थोड़ा सा बोरिंग वाला, इसको हटा दो। ये वाला कौन सा वाला, ये अमेरिका के पुराने इतिहास का। अब मैं भारत पे चलता हूँ इस पर, ठीक है ना।
अभी आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं और CIA के काम करने के तरीके पर जाएं, तो वहाँ पर एक MK अल्ट्रा प्रोग्राम चलाया गया था 50 से 60 के दशक में, और लोगों का दिमाग कंट्रोल करने का एक अभियान चला ताकि लोग उनके कंट्रोल में रहें। उसके लिए LSD और दूसरी ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया, और इसकी बाद में जब फाइल पब्लिक हुई तो इसमें बहुत सारी पोल खुली और पता चला कि अमेरिका लोगों का दिमाग नशे के ज़रिए कैसे कंट्रोल करता था, और इसमें कई फाइलें श्रेड कर दी गई, यानी नष्ट कर दी गई, ताकि लोगों को पता ना चले। आप भारत के हालात में अगर आज देखें तो किस तरह से ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, मुंद्रा पोर्ट पे, यहाँ वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी मात्रा में पकड़ी जा रही हैं। देश के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में ड्रग्स की पहुंच है, और जब इतने बड़े स्तर पे आबादी आपकी नशे के कब्जे में होगी तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना आसान होगा। ये क्या आपको लगता नहीं है कि अमेरिका में जो उस वक़्त प्रयोग हुआ था वो प्रयोग आगे बढ़ के यहाँ पहुँच गया है? लेकिन बॉर्डर स्टेट पंजाब में जब ये होता है तो कितना ख़तरनाक हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो अपने आप में ये बताती हैं कि हम जिस देश में ऑपरेट कर रहे हैं, इस देश को आप सुरक्षित मत मानिए। यहाँ तक कहा जाता है कि राजीव गांधी का जो पूरा टेक्नोलॉजी वाला प्रोग्राम था और जो यहाँ कंप्यूटर आया, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिकन इन्फ्लुएंस था, और वही शुरू होकर आज हम इस तरह से पूरी तरह से इतने टेक्निकल एरा में चले गए हैं। हमारे रुपए पैसे कंट्रोल सब कुछ टेक्नोलॉजी के हाथ में है। अगर पूरी दुनिया में एक दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाए, या एक दिन पूरा इंटरनेट बंद कर दिया जाए, तो आप सोचिए दुनिया का क्या होगा। लेकिन वो एक्सट्रीम सोचने वाली बात है। बहरहाल ये जानकारी हमारे लिए होना वो ज़रूरी है कि किस तरह से हम लगातार शिकार हैं एक अंतर्राष्ट्रीय ताकत के, और उस ताकत का मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। चीन कर रहा है, उत्तर कोरिया कर रहा है, और बहुत सारे देश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो स्नोडेन और NSA की चेतावनी भी है आपके सामने। चलते चलते बता दूं, 2013 में उन्होंने कहा कि NSA पूरी दुनिया की जासूसी कर रही थी। अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, यानी वहाँ के डोवाल साहब जो हैं हमारे, ये पूरी दुनिया की जासूसी करते हैं। और अभी जो NSA साहब हैं अमेरिका के, वो इतने बड़े सल्फेट हैं, हल्का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतने बड़े सल्फेट हैं कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया। मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था। उस ग्रुप में उन्होंने एक पत्रकार, एक संपादक को भी शामिल कर लिया। संपादक को जो बढ़िया धुलाई भी करता है सरकार की, और वहाँ बाकायदा जो हूतियों का यमन के हूतियों पे अभी जो हमला किया था अमेरिका ने, उसकी मिनट मिनट की इन्फॉर्मेशन थी। अब बम फट गया, अब ये फट गया, वो सब बता रहा था। सारे बड़े बड़े सीनियर अधिकारी वहाँ के मौजूद थे, और उसमें पत्रकार भी मौजूद था। उसने उठा के पूरा का पूरा छाप दिया अटलांटिस में। ये है IQ उनका। और ऐसा आदमी जो है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने में और उसकी जासूसी करने में लगा हुआ है, और यहाँ तक कि अमेरिका के जो दोस्त हैं उनकी भी कर रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो फाइव आइज़ के मेंबर हैं, फाइव आइज़ मैंने आपको बता चुका हूँ, 5 देश हैं: अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK और ऑस्ट्रेलिया। ये देश एक दूसरे की गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को गुप्त सूचनाएं देते हैं। और वो फाइव आइज़ वाले अभी भारत में आए थे मीटिंग करने। हम फाइव आइज़ के मेंबर भी नहीं हैं, क्यों आए थे पता नहीं। यहाँ पे आके बांग्लादेश को के बारे में एक बयान दिलवा लिया, सरकार इसी में खुश हो गई और वो चले गए। इस फाइव आइज़ में वो कनाडा भी है जो हमारे ऊपर निज्जर की हत्या के आरोप लगाता रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे देश का आज़ाद एक इंस्टेंस होना चाहिए, एक आज़ाद आवाज़ उठानी चाहिए उसको, और आज़ाद बात करनी चाहिए। क्योंकि हम कब तक इसमें दबे रहेंगे, और ऐसे माहौल में जब ये सारी सूचना है तो कौन सा प्रधानमंत्री होगा उसको अपनी जान प्यारी ना हो। जाहिर बात है कि वो, आप देखिए, ऐसे ही नहीं हो रहा है कि आप जो है वो ज़्यादातर व्यापार अमेरिका के साथ कर रहे हो, अमेरिका से ही सारा माल जो है भेज रहे हो अमेरिका को, और हालत ये है कि अमेरिका कहता है कि सैंक्शन लगा दूंगा तो आपकी हवा टाइट हो जाती है क्योंकि आप उस पर निर्भर हो चुके हो। ये सब ऐसे ही नहीं होता है। ये धीरे धीरे करके हम लोग अपने आसपास चीज़ें बोते रहते हैं। अब मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ।
आप सब समझदार हैं, आप सब अपने आप समझ रहे हैं कि मैंने वो कौन सी चीज़ें आपके सामने खोल के रख दी हैं जो शायद आपकी अप्रोच में नहीं थी। नमस्कार, जय हिंद।